अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा बेटे, हमने लास्ट क्लास के अंदर नया टॉपिक स्टार्ट किया था विच वाज डेप्रिसिएशन। और हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि डेप्रिसिएशन क्या होती है, किसी भी नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू का गिरना। उसके फैक्टर्स डिस्कस किए थे और हमने एक मेथड डिस्कस किया था विच वाज स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसमें हमने ये डिस्कस करा था कि अगर एग्जामिनर हमें ये कहता है कि आपको स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू डेप्रिसिएशन निकालनी है, तो आप क्या करोगे कि आप अपने रेट को हमेशा कॉस्ट पे अप्लाई करोगे। जिससे होगा क्या कि आपकी हर साल की बेटा डेप्रिसिएशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। और फिर बेटा हमने ये भी डिस्कस करा था कि डेप्रिसिएशन के अंदर अगर स्ट्रेट लाइन मेथड हम यूज़ कर रहे हैं और अगर परसेंटेज रेट नहीं दिया हुआ, तो फिर बेटा हम क्या करेंगे, हम जो है वो फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें हमने फार्मूला की डेरिवेशन सीखी थी। फार्मूला क्या था, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूज़फुल लाइफ। जिसमें हमने स्क्रैप वैल्यू का मतलब भी सीखा था, कबाड़ की वैल्यू, रद्दी की वैल्यू, बेचते वक्त की वैल्यू। ठीक है बेटा। और फिर हमने कुछ वोकेबलरी वर्ड्स भी सीखे थे कि स्क्रैप वैल्यू को हम क्या कह सकते हैं, कॉस्ट को क्या सकते हैं। तो यहाँ तक हमने बेटा लास्ट क्लास के अंदर डिस्कशन की थी। आज वाली क्लास के अंदर बेटा हमने नया मेथड सीखना है विच इज़ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के टोटल 3 मेथड्स होते थे, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग जिसे डिमिनिशिंग मेथड भी कहते हैं, और रीवैल्यूएशन मेथड। आज वाली क्लास के अंदर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से स्टार्ट करता हूँ बेटा। तो देखो बेटा, स्ट्रेट लाइन मेथड जिस तरह हमेशा किस पे अप्लाई होता था, कॉस्ट पे अप्लाई होता था, राइट। इसी तरह बेटा जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है ना, वो हमेशा किस पे अप्लाई होगा, नेट बुक वैल्यू पे अप्लाई होगा। किस पे अप्लाई होगा बेटा, नेट बुक वैल्यू पे। अब सर व्हाट इज नेट बुक वैल्यू? बेटा नेट बुक वैल्यू एसेट की करंट वैल्यू होती है, एसेट की फेयर वैल्यू होती है। एसेट की फेयर वैल्यू को बेसिकली हम कहते हैं नेट बुक वैल्यू। जैसे फॉर एन एग्जांपल, एक एसेट है, वो आपने 1 लाख का लिया, आपने उसको 2 साल चलाया, और 2 साल में उसकी जो डेप्रिसिएशन थी वो 20,000 थी। कितने का लिया था बेटा, 1 लाख का। 2 साल में उसकी वैल्यू कितने से गिरी बेटा, 20,000 से। तो बेटा अभी इस एसेट की करंट वैल्यू, फेयर वैल्यू कितनी है, 80,000 है। तो इसे बेसिकली कहते हैं नेट बुक वैल्यू। कि करंटली एसेट की क्या वैल्यू है। अगर एक चीज़ मैंने 1 लाख रुपए की ली और 2 साल में मैंने उसको 20,000 का यूज़ कर लिया, तो उसकी करंट वैल्यू कितनी है, 80,000। तो ये जो 80,000 है, ये क्या है बेटा, नेट बुक वैल्यू है। तो हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हमेशा रेट को एसेट की फेयर वैल्यू पे अप्लाई करते हैं। और ये नेट बुक वैल्यू हमने कैसे निकाली बेटा, कॉस्ट में से इसकी टोटल अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करा। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मींस टोटल डेप्रिसिएशन। हमने लाख में से जितना एसेट को चला लिया था उसको माइनस करा, तो हमें पता चल गया कि इसकी जो नेट बुक वैल्यू है वो बेटा कितनी है, 80,000। सिंपल। तो अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ताकि हमें थोड़ा और बेहतर समझ आ जाए कि इसमें क्या करते हैं बेटा। बेटा लेट्स अज्यूम आपके पास एक एसेट है जो आपने जो है 1 लाख रुपए का लिया। आपने सोचा कि आप उसको कितने साल चलाओगे बेटा, 3 साल। और हर साल आपकी वैल्यू कितने से गिरेगी बेटा, 10% से। नाउ इस दफा बेटा जो हमारा मेथड है वो कौन सा मेथड है, रिड्यूसिंग। अब पहले साल तो हम क्या करेंगे, पहले साल तो हम लाख रुपए पे ही अप्लाई कर देंगे, राइट। क्योंकि कोई इसकी पुरानी डेप्रिसिएशन ही नहीं ना, पहला पहला साल है, नया नया एसेट लिया है। तो पहले साल पे तो वही हो जाएगा, लाख का 10%, 10,000। लेकिन जब मुझे ईयर 2 की डेप्रिसिएशन निकालनी होगी ना बेटा, तो मैं क्या करूंगा, कॉस्ट में से पहले उसकी पुरानी डेप्रिसिएशन को माइनस करूंगा, फिर जो आंसर आएगा यानी जो मेरी नेट बुक वैल्यू आएगी उस पर अप्लाई करूंगा। कि भाई एक साल में इसकी वैल्यू 10,000 से गिर गई, तो दूसरे साल में इसकी एसेट की करंट वैल्यू कितनी है, 90,000। तो 90,000 का जब मैंने 10% लगाया, तो मेरी डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, 9,000। अब जब बेटा अगर मुझे एग्जामिनर कहता है कि सर तीसरे साल की डेप्रिसिएशन निकालो, तो मैं क्या करूंगा, कॉस्ट में से इसकी पुरानी टोटल डेप्रिसिएशन को माइनस करा दूंगा, 10,000 को भी और 9,000 को भी। तो मेरे पास इस एसेट की नेट बुक वैल्यू आ जाएगी कितनी बेटा, 81,000। और मैं उस पर रेट को अप्लाई कर दूंगा विच वुड बी 8,100। इसी तरह अगर ईयर 4 की निकालनी है तो क्या होगा, पुरानी डेप्रिसिएशन माइनस होगी। जो भी आंसर आएगा, आई थिंक सो, जो भी आएगा, आई थिंक सो 75,900 आएगा, जो भी आएगा उस पर हम 10% अप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास
नई डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हम क्या करते हैं, कॉस्ट में से पुरानी डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, जो आंसर आता है उस पर परसेंटेज रेट लगाते हैं। स्ट्रेट लाइन में हम क्या कर रहे थे, कॉस्ट भी अप्लाई कर रहे थे, लाख का 10%, लाख का 10%, लाख का 10%, यही कर रहे थे। तो उसमें क्या हो रहा था कि हर साल डेप्रिसिएशन सेम रह रही थी। बट रिड्यूसिंग ये कहता है कि भाई आपको डेप्रिसिएशन का रेट लगाना है एसेट की फेयर वैल्यू पे, एसेट की करंट वैल्यू पे, जो भाई उसकी करंट वैल्यू उस पे रेट को अप्लाई करो। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें कॉस्ट में से पहले पुरानी डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, देन परसेंटेज लगाते हैं। क्लियर हो गया बेटा? तो इसलिए जब भी हमें एग्जामिनर कहेगा कि सर आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज करो, बेसिकली इसको डिमिनिशिंग मेथड भी कहते हैं, डिमिनिशिंग मेथड यूज करो, तो उसके लिए बेटा अपन क्या करेंगे, कॉस्ट में से पुरानी टोटल डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे और फिर उस पर परसेंटेज रेट को अप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया? अब जिस तरह से अपन ने नोटिस करा था कि स्ट्रेट लाइन में हर साल डेप्रिसिएशन सेम रह रही थी, अब इसी तरह अगर आप लोग नोटिस करते हो ना, तो रिड्यूसिंग में हर साल डेप्रिसिएशन रिड्यूस हो रही है। 10 से 9 हो गई, 9 से 8,100 हो गई, है ना? तो इसमें क्या हो रहा है, हर साल डेप्रिसिएशन डिमिनिश हो रही है, इसलिए इसको डिमिनिशिंग मेथड भी कहते हैं। सर इससे क्या लिंक है, स्ट्रेट लाइन में हर साल सेम रह रही है, रिड्यूसिंग में हर साल रिड्यूस हो रही है, तो उससे क्या लिंक, क्या आप कहना क्या चाह रहे हैं? ये तो समझ आ गया कि हर साल रिड्यूस हो रही है। देखो बेटा, लेट्स अज्यूम आप लोग एक कंपनी के अकाउंटेंट हो और उस कंपनी के पास दो एसेट्स हैं, एक बिल्डिंग्स है और एक मोटर व्हीकल है, ऐसा ही है? तो मुझे एक बात बताओ, जब दोनों मेथड समझ आ गए, तो किस पे कौन सा मेथड लगना चाहिए तुम लोगों के लिहाज से? बहुत से मेजोरिटी ऑफ द बच्चों का मेजोरिटी आंसर होता है कि सर बिल्डिंग्स पे स्ट्रेट लाइन लगा दें एंड मोटर व्हीकल्स पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लगा दें। अच्छा सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो बेटा, जितने भी ऐसे एसेट्स होते हैं ना, जो बेसिकली टेक्नोलॉजिकल एसेट्स होते हैं, जो शुरू में तो बहुत अच्छे चलते हैं लेकिन लेटर ईयर में उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। जैसे कंप्यूटर है, शुरू में अच्छा चलेगा, लेटर ईयर में खर्चे देगा। मशीनरी है, व्हीकल है, ये शुरू में अच्छे चलते हैं, अर्ली ईयर्स में अच्छा चलेंगे, लेकिन लेटर ईयर में इनको मेंटेनेंस कॉस्ट इनके ऊपर बहुत ज़्यादा लगती है, खर्चे ज़्यादा देते हैं। तो जितनी भी ऐसे एसेट है ना जिनकी लेटर ईयर में मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है, उन पे हमेशा आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड चार्ज करोगे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में लेटर ईयर्स में डेप्रिसिएशन का खर्चा रिड्यूस हो जाता है। ये देखो ना, 10 से 9 हो गया, 8,100 हो गया। अब जैसे जैसे लेटर ईयर्स में आते रहेंगे वैसे वैसे डेप्रिसिएशन रिड्यूस होती चली जाएगी। तो उससे क्या होता है कि जितने भी एसेट्स होते हैं जिनकी मेंटेनेंस कॉस्ट लेटर ईयर में ज्यादा होती है ना, उन पे हम आरबीएम लगाते हैं। क्यों? क्योंकि आरबीएम में लेटर ईयर्स में जाके डेप्रिसिएशन का खर्चा रिड्यूस हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि हमारी कॉस्ट और हमारे प्रॉफिट एक्यूरेट आते हैं। क्लियर हो गया बेटा? तो जितने भी हमारे टेक्नोलॉजिकल एसेट है ना, इक्विपमेंट, कंप्यूटर्स, व्हीकल्स, उन पर आरबीएम लगाना चाहिए, क्योंकि लेटर ईयर्स में उनका मेंटेनेंस कॉस्ट का खर्चा बढ़ता है, तो डेप्रिसिएशन कम हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि हम लोग के पास कॉस्ट और प्रॉफिट पर एक्यूरेट आती है। ठीक है? और जितने भी ऐसे एसेट जिनकी लेटर ईयर्स में मेंटेनेंस कॉस्ट इतनी आसानी से नहीं आती, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल बिल्डिंग्स हो गई, फर्नीचर हो गया, या फिक्सर्स हो गए, इनका क्या है, ये बहुत अच्छा चलते हैं। जैसे बिल्डिंग इतनी आसानी से ख़राब नहीं होती है, आराम से 20 साल निकाल देगी। इसी तरह जो है आपका फर्नीचर है, वो आसानी से 10-15 साल निकाल देगा। तो उसमें इतना आसानी से खर्चा नहीं आता, तो उन पे स्ट्रेट लाइन लगाओ, क्योंकि वो इजी टू कैलकुलेट है। 1 साल की निकाली, बाकी सब सालों की डेप्रिसिएशन सेम रहेगी, हर साल निकालने की ख्वाड़ी नहीं है। सही है? तो कभी अगर एग्जामिनर आपसे कोई दे दे दो एसेट के भाई किस पे कौन सा मेथड लगना चाहिए और रीजन दे दे, तो आपको फिर पता होना चाहिए बेटा। सही हो गया? खैर, तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड किस पे अप्लाई होगा? नेट बुक वैल्यू पे। स्ट्रेट लाइन किस पे अप्लाई होगा बेटा? कॉस्ट पे। तीसरा मेथड जो बेटा हमारा बच गया है, वो होता है बेटा हमारा रीवैल्यूएशन मेथड। इस मेथड को बेटा बेसिकली मैं कंपैरिजन मेथड भी कहता हूँ, ये कोई मेथड नहीं है, इसको कंपैरिजन मेथड भी कह सकते हैं। सर समझे नहीं कंपैरिजन मेथड? देखो बेटे, रीवैल्यूएशन मेथड जो होता है ना, वो बेसिकली अप्लाई होता है लूज टूल्स पे। किस पे लगता है बेटा? लूज टूल्स पे। लूज टूल्स क्या होते हैं सर? लूज टूल्स होते हैं बेटे लो वैल्यू आइटम्स। क्या होते हैं बेटे?
लो वैल्यू आइटम्स जैसे कि बिजनेस की स्टेशनरी है, ठीक है, लो वैल्यू आइटम है ना। बिजनेस के पास जो क्रॉकरी है जिसमें लोग खाना वाना खाते हैं, लो वैल्यू आइटम है। तो ये भी बिजनेस ओन करता है ना। अब लेकिन इनकी वैल्यू इतनी छोटी होती है, तो इन पर अगर स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग लगाने जाऊंगा तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो ऐसे जो लो वैल्यू आइटम्स होते हैं ना, उन पे फिर बिजनेस क्या चार्ज करता है बेटा? रीवैल्यूएशन मेथड, कंपैरिजन मेथड। सर कैसे? लेट्स अज्यूम मेरे बिजनेस के पास जो क्रॉकरी है वो मेरा बिजनेस का एसेट है। जाहिर सी बात है, हर साल प्लेटें चम्मच नहीं खरीदूंगा, एक बार खरीद के रख दिए फिर वो लॉन्ग टर्म चलते हैं, ऐसा ही है। तो जो क्रॉकरी है मेरे बिजनेस की, वो मेरे बिजनेस का क्या है? नॉन करंट एसेट ही है। अब अगर मुझे इसकी डेप्रिसिएशन निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? लेट्स अज्यूम जो मेरे पास क्रॉकरी थी, साल के स्टार्ट में, जब मेरा साल स्टार्ट हुआ, तो मेरे पास $1000 की क्रॉकरी पड़ी हुई थी, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर, साल के बीच में, मैंने अपने बंदे को कहा यार $200 की क्रॉकरी और खरीद ले यार, बंदे ज्यादा हो रहे हैं, एम्प्लॉय ज्यादा है, तो $200 की और खरीद ले। तो टोटल मेरे पास अब कितने रुपए की क्रॉकरी हो गई है? $1200 की मेरे पास क्रॉकरी हो गई है भाई। अच्छा, मेरे बंदे ने कहा सर कुछ नई क्रॉकरी आई है तो अपन पुरानी वाली क्रॉकरी को बेच देते हैं। बेचने को डिस्पोजल कहते हैं, क्या कहते हैं? अकाउंटिंग टर्म में बेचने को क्या कहते हैं? डिस्पोजल। तो उसने क्या करा, $100 वाली क्रॉकरी बेच दी। 1000 की साल के स्टार्ट में थी, 200 की नहीं ली, तो टोटल $1200 की क्रॉकरी थी, जिसमें से $100 वाली क्रॉकरी उसने बेच दी। तो अब हमारे पास कितने रुपए की क्रॉकरी पड़ी हुई होनी चाहिए थी बेटा? $1100 की क्रॉकरी मेरे पास होनी चाहिए थी। बट जब साल का एंड हुआ और हमने हमारी क्रॉकरी की वैल्यू निकाली, तो हमारी क्रॉकरी की वैल्यू आ रही थी $900। वैल्यू होनी कितनी चाहिए थी बेटा? 1100। वैल्यू आ कितनी रही है? 900। उसका मतलब क्या है कि $200 से हमारी क्रॉकरी की वैल्यू गिर गई है। समझे? जो $200 से हमारी क्रॉकरी की वैल्यू गिरी है, इसे बेसिकली कहेंगे क्या? डेप्रीसिएशन। सिंपल। कोई फॉर्मूले के रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, सिंपल कंपैरिजन करा कि भाई 1100 वैल्यू होनी चाहिए थी, वैल्यू वहां 900 रही है, मतलब 200 से उसकी वैल्यू गिर गई है। ठीक हो गया? तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, साल के स्टार्ट में कितने रुपए की क्रॉकरी थी? 1000 की। 200 की नहीं ले ली, तो टोटल 1200 की हो गई। 100 वाली बेच दी, तो टोटल 1100 की होनी चाहिए थी। वैल्यू करी तो उसकी 900 वैल्यू आ रही थी, मतलब 200 से उसकी वैल्यू गिर गई है। ठीक है, डेप्रिसिएशन। अब ये डेप्रिसिएशन मैंने कैसे निकाली? ओपनिंग वैल्यू के अंदर जो नया एसेट खरीदा उसको ऐड करा, ऐसा ही है। जो एसेट बेच दिया उसको माइनस करा, और उसमें से क्लोजिंग वैल्यू माइनस कर दी, ऐसा ही है, जो कितनी थी? 900। तो मेरे पास डेप्रिसिएशन आ गई। तो इसका इस तरह इन्होंने फॉर्मूला बना लिया, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस डिस्पोजल माइनस क्लोजिंग इक्वल्स टू डेप्रिसिएशन। तो फॉर्मूले देखो जितने भी है ना, वो सारे कॉमन सेंस से ही बनते हैं। इंसान नहीं बनाया याद करने के लिए फॉर्मूले। ठीक है, हर चीज के पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है। जो अपन ने कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपन यूजफुल लाइफ वाला भी करा था, उसके पीछे भी हमने पहले कॉमन सेंस के थ्रू ही निकाला। ठीक हो गया? तो सिंपल है। तो जब भी अगर एग्जामिनर का रीवैल्यूएशन मेथड के थ्रू डेप्रिसिएशन निकालो, तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ऊपर वाले तो इग्नोर करने हैं। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस डिस्पोजल माइनस क्लोजिंग। अच्छा सर, अगर हमने कोई नया एसेट ना खरीदा हो तो बेटा उसकी वैल्यू ना लिखो, जीरो लिख दो। अच्छा सर, अगर कोई एसेट हमने बेचा भी ना हो, तो भाई उसकी वैल्यू भी जीरो लिख दो। जो चीज़ ना हो उसको इग्नोर करो, जो चीज़ है उससे निकाल लो कंपेयर करके। बेसिकली कंपैरिजन करना है, कितने का होना चाहिए था और कितने का है, जितने से डिफरेंस है वो तुम्हारी डेप्रिसिएशन है भाई। क्लियर हो गया? तो ये तीन मेथड होते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हमारी डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं। और मैंने आप लोग को पहले दिन ही बता दिया था कि जितनी भी जो डेप्रिसिएशन हम निकाल रहे हैं, ये सब एस्टिमेशन है। हम एसेट खरीदते ही एस्टिमेट करते हैं कि हमारे एसेट की वैल्यू उतने परसेंट से गिरेगी। और सारे के सारे एस्टिमेशंस प्रोविजंस होते हैं, ये बात याद रखना, डाउटफुल लैब में पढ़ा है। सर एस्टिमेट क्यों करते थे? क्योंकि इसका लिंक मैंने कहाँ से किया था? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट से। कि आपके एसेट और आपके प्रॉफिट्स को ओवर स्टेट नहीं करना, फजूल में नहीं बढ़ाना। इसीलिए हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं।
ताकि हमारे प्रॉफिट फजूल में ना बढ़े और एसेट्स भी फजूल में ना बढ़े। खैर, डेप्रिसिएशन क्या होती है, फैक्टर्स और तीन मेथड्स तो क्लियर हो गए। अब मैंने आप लोग को इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बतानी है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है डेप्रिसिएशन की। देखो बेटा, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस करा कि डेप्रिसिएशन क्या है, एस्टिमेशन। हम अंदाजा लगा रहे हैं ना कि हमारे एसेट्स की वैल्यू उतने से गिर सकती है। और सारे के सारे एस्टिमेशंस बेटा क्या होते हैं, प्रोविजंस, है ना। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पढ़ा था। और सारे के सारे प्रोविजंस को मैंने आप लोग को बताया कि हम हमेशा क्या ट्रीट करते हैं बेटा, कॉन्ट्रा एसेट्स। क्या ट्रीट करते हैं बेटा, कॉन्ट्रा एसेट्स। सर कॉन्ट्रा एसेट्स क्या, एसेट्स का ऑपोजिट। बढ़ेंगे तो क्रेडिट कर दो, वो डेबिट होते थे। कम होंगे तो डेबिट कर दो, वो क्रेडिट हो जाते थे। तो एसेट्स का उल्टा कर दो। तो सारे के सारे प्रोविजंस क्या है बेटा, कॉन्ट्रा एसेट। बढ़ेंगे तो क्रेडिट, कम होंगे तो डेबिट। तो इसीलिए जब भी आप डेप्रिसिएशन निकालोगे तो आपके प्रोविजन, आपके कॉन्ट्रा एसेट बढ़ जाएंगे। और कॉन्ट्रा एसेट बढ़ते हैं तो आप हमेशा क्या करते हो बेटा, क्रेडिट। इसीलिए आप हमेशा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्या करोगे बेटा, क्रेडिट कर दोगे। क्यों, क्योंकि आपकी डेप्रिसिएशन जब आपने निकाली तो आपका प्रोविजन, आपका कॉन्ट्रा एसेट बढ़ गया। और कॉन्ट्रा एसेट बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। इसलिए बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, क्योंकि हमारे जो कॉन्ट्रा एसेट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। अब सर डबल एंट्री का रूल है, अगर एक चीज क्रेडिट हो रही है तो दूसरी चीज का डेबिट होना जरूरी है। तो डेबिट किसको करेंगे। अब देखो बेटा, जब मैं डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूं तो मेरे एसेट्स की वैल्यू गिर रही है, मेरे बिजनेस का नुकसान भी तो हो रहा है ना। हो रहा है ना नुकसान, एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। और एक्सपेंस बेटा हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है ना। तो इसलिए देखो मैंने क्या करा, एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया। और एक्सपेंसेस को हम हमेशा कहाँ रिकॉर्ड करते हैं बेटा, इनकम स्टेटमेंट में, अपने प्रॉफिट एंड लॉस में। क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कह रहा था कि आपको आपके एसेट और प्रॉफिट को ओवरस्टेट नहीं करना। तो इसीलिए प्रॉफिट ओवरस्टेट ना हो जाए, इसलिए हमने डेप्रिसिएशन को क्या ट्रीट कर लिया, एक्सपेंस। अपने एस्टिमेशन को एक्सपेंस ट्रीट कर लिया। और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। और एक्सपेंस को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, इनकम स्टेटमेंट में। क्यों सर, क्यों रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक और कॉन्सेप्ट है जो कि है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि आपकी करंट ईयर की इनकम और करंट ईयर के एक्सपेंसेस मैच होने चाहिए। बेसिकली जो जिस साल का खर्चा है उसको उसी साल रिकॉर्ड करना जरूरी है। तो अगर मैंने इस साल एसेट्स की डेप्रिसिएशन निकाली ना, लेट्स अज्यूम इस आईपैड की, तो मुझे इसको इसी साल रिकॉर्ड करना है अपनी बुक्स में। इसीलिए मैंने इसको इसी साल अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया, अपने प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इसीलिए जब भी हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे, और अगर एग्जामिनर कहता है कि सर इसकी जर्नल एंट्री बना के दिखाओ, तो हम क्या करेंगे सर, हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हमारा डेप्रिसिएशन प्रोविजन है, कॉन्ट्रा एसेट है, और वो बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। और जब हमने डेप्रिसिएशन निकाली तो हमारे बिजनेस का नुकसान हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, और एक्सपेंस को हम हमेशा क्या करते हैं, डेबिट। और एक्सपेंस को बेटा हम कहाँ लिखते हैं, इनकम स्टेटमेंट में, जिसका नया नाम क्या है बेटा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसलिए इनकम स्टेटमेंट डेबिट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। क्लियर बेटा। स्टिल बेटा कोई भी क्वेरी हो, कोई भी मसला हो, कमेंट कर देना। तो या चैट बॉक्स में पूछ लेना, कोई इशू वाली बात नहीं है, गुड सीन है। लेक्चर की फाइल के लिए भी मुझसे पूछ लेना, तो मैं भेज दूंगा तुम लोग को लेक्चर की फाइल। आज की क्लास में यहीं तक रखेंगे। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ना है डिस्पोजल की एंट्रीज का, वो पढ़ेंगे। फिर आगे टी अकाउंट्स पढ़ने हैं और कुछ पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ना है। वो डिस्कस करने के बाद हम इंशाल्लाह फिर पास पेपर्स के क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो अभी दो जो है ना लेक्चर क्लासेस और बची हैं इंशाल्लाह। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखो, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में।